हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने जो कर रहे थे, देखो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है और आज अपने इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर पार्ट है हिंदी मीडियम के लिए। तो देखो आज का जो पार्ट है ना बच्चों, उसमें अपने जो पिछला पार्ट था आपका पहला, उसमें 2 नियम पढ़े थे अपने। किरचॉफ का वोल्टता नियम था, या जिसको अपने क्या बोला था, लूप नियम बोला था, और दूसरा था किरचॉफ का धारा नियम या संधि नियम। ठीक है, ये 2 नियमों के बारे में आपने पढ़ा था और आज अपने क्या करने जा रहे हैं, उस किरचॉफ नियम से संबंधित 2 प्रश्न करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन यही है और बुक का ये क्या है, उदाहरण नंबर 6.2 है आपके पास। ठीक है, बुक में जो सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल है ना, वो 6.2 नंबर एग्जाम्पल है आपके पास सॉल्व किया हुआ, तो वो अपने करेंगे आज। तो देखो क्या है, आज आपको वाकई ही पता लगेगा कि जो रियल में फिजिक्स है वो क्या चीज़ होती है। ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट जो कहते हैं ना भी हार्ड है, उस हार्ड का आपको आज पता लगेगा, क्योंकि थोड़ा से लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये और मैथमेटिक्स वाला काम इसमें ज़्यादा होता है। तो देखो सबसे पहले आपको ये एक सर्किट दिया हुआ है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यानी जिसको अपने जाल बोल देते हैं, वो जाल है ये एक तरह से, इसको पूरे को जाल बोलेंगे। इसमें बैटरियां लगी हुई हैं 2 तो, और प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये 1, 2 और 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, और इसमें आपको धारा दिखा रखी है। ठीक है भाई, जो यहाँ पे ये वाली धारा है I2 जा रही है इधर, तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो I2 धारा है वो इधर पॉजिटिव की तरफ कैसे जा रही है, जबकि बैटरी के नेगेटिव से निकलती है। ठीक है, तो अपने को तो गलत सा लग रहा है, लेकिन किरचॉफ के नियम है जो वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसकी सहायता से आप अगर मान लो ये गलत है ना धारा यहाँ पे, तो गलत को भी सही कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे धारा दी हुई है, जैसे आपको धारा की दिशा दी हुई है आपको वैसा एक बार मान के चलना है। अगर कहीं धारा की दिशा गलत भी है तो वो आपको किरचॉफ के नियम से गलती पकड़ में आ जाएगी भी, यहाँ पे धारा की दिशा गलत दी हुई है, यहाँ पे धारा की दिशा ये होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ I1 धारा है और यहाँ फिर से ये दोनों धाराएं मिलके यहाँ पे I3 धारा बना देती हैं। तो ये सारा सर्किट आपके पास। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करना है। इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बहने वाली विद्युत धाराओं के मान किरचॉफ नियमों की सहायता से ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि I1, I2 और I3, इन तीनों के मान आपको ज्ञात करने हैं। आपको वोल्टताएं दी हुई हैं और आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं। समझ में आई बात? तो अब देखो स्टार्ट कैसे कराएंगे अपने इसको, किरचॉफ का नियम लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने की सबसे पहली जो शर्त होती है बच्चों, वो शर्त ये होती है कि आपको एक लूप लेना पड़ता है या बंद पथ लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 लूप बन रहे हैं। पहले मैं उन तीनों लूपों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। एक तो लूप बन रहा है यहाँ पे ABCF ऊपर वाला, एक लूप बन रहा है यहाँ पे, अगर आप यहाँ ऐसे चलो तो FCDE। ठीक है, ये वाला नीचे वाला, और एक ये कंप्लीट लूप बन रहा है ABDE, और लास्ट में A आपको जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा A से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भी आपको A और यहाँ F, यानी F से स्टार्ट होके FCDEF, F तक दोबारा आ गए। ठीक है, ये 3 लूप अपने यहाँ पे बन रहे हैं। तो अपने क्या करना है, या इन लूपों को लेके समीकरणें बनानी है। अब आप क्या करो, सबसे पहले ये वाला लूप ले लो, ऊपर वाला ये वाला लूप ले लो। ठीक है, अब इसमें आपको किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। तो वोल्टता नियम कैसे लगाओगे, आपको क्या है, एक दिशा में चलना पड़ेगा, या तो क्लॉकवाइज दिशा में या फिर क्या है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज में चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में। आपकी बुक में क्या है कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चला हुआ है, तो मैं आपको क्लॉकवाइज दिशा के हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, बुक के थोड़ा उल्टा चलते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। तो वो देखो आप कैसे नहीं पड़ता। तो इसमें मैं क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, बस लास्ट में उसी बिंदु तक पहुँचना है पूरा चक्कर कंप्लीट करके। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ प्रतिरोध से। अब आप क्या कर रहे हो, देखो इधर आ रहे हो इस प्रतिरोध के लिए,
ये प्रतिरोध इस लूप में आ रहा है ना, तो इधर आ रहे हैं, लेकिन धारा इसमें I1 ये इस साइड जा रही है ना, मतलब धारा की विपरीत दिशा में जा रही हो। तो सबसे पहले आप लिखो लूप, आप कैसे चल रहे हो, ABCFA, ऐसे ABCFA में किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर, वोल्टता नियम को अपने क्या बोल देते हैं, लूप नियम भी बोल देते हैं। समझ आई बात। तो वोल्टता नियम लगाओ, इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले वोल्टता नियम लगाने के लिए आपको बराबर का निशान लगाना है। बराबर के निशान के इधर तो विद्युत वाहक बल आएंगे जो बैटरी वाले, और इधर प्रतिरोध वाले आएंगे। तो अब प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर लिख रहे हो, तो आपको क्या है 6 × I2, ये हो गया 6 I1, 6 × यहाँ पे क्या है I1 धारा है। अब देखो प्लस माइनस का निशान, जो चिन्ह प्रथा या चिन्ह परिपाटी थी उसके हिसाब से धारा इधर जा रही है, धारा के विपरीत चल रहे हो, तो माइनस का 6 I1, ठीक है। फिर अब आगे आओ, तो आगे बैटरी आ रही है, और बैटरी के भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हो, और बैटरी 10 वोल्ट की है, तो बैटरी का भी नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी के अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलें तो क्या है, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो आप पॉजिटिव लेते हो, और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चलोगे तो क्या लेते हो, नेगेटिव। इसको इधर लिखा। फिर आगे ऊपर की ओर मुड़ेंगे, तो यहाँ देखो धारा की दिशा में जा रहे हो आप ऊपर, ठीक है। तो 4 और इनटू में क्या आ जाएगा I2, और ये आएगा आपका प्लस का 4 × I2। फिर ऊपर जा रहे हो, तो ऊपर जाने पर आपको फिर इधर मुड़ोगे, तो अब देखो आप बैटरी के फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो मतलब ये आपका क्या आ जाएगा -14, और यहाँ से आपका दोबारा घूम के यहाँ पे आओगे तो वही आ गया, यहीं से स्टार्ट किया था C से, और C से ही घूम के आप वापस आ गए। तो ये समीकरण आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो -6 I2 और प्लस -6 I1 प्लस 4 I2 बराबर क्या आ गया, -24, या इसको -2 से भाग दे दो, तो -2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 3 I1 माइनस 2 I2 बराबर 12। समीकरण नंबर 1 बन गई। समझ आई बात। अब इसी तरह से आप लो लूप नीचे वाला, यानी FCDEF में वही किरचॉफ का लूप नियम लगाने पर। यहाँ मेरी एक बात याद आ गई, आपको इस पार्ट का PDF नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, आपकी बुक के क्वेश्चन है, तो आप यहीं से देख के इसको उतार लेना। PDF मैं अलग से नहीं दूंगा, टेलीग्राम पर मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसका PDF नहीं दिया आपने, तो आप यहीं से, क्योंकि यहीं मैं डिटेल में करवा रहा हूँ सारा नियम, तो यहीं से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला लूप। अब इसमें देखो F से चलो, अब F से चलना स्टार्ट कर दो। बराबर का निशान, सबसे पहले बराबर का निशान लगाओ। F से चलो माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि 10 प्लस का आ जाएगा। फिर I1, अब देखो ऊपर वाले लूप के लिए आप इधर आ रहे थे, इस साइड आ रहे थे, लेकिन नीचे वाले लूप में आप अब क्या कर रहे हो, नीचे वाले लूप में भी ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे ही, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में। तो इधर जा रहे हो अब आप, तो इधर ही क्या है, धारा जा रही है, तो यानी कि 6 I1 अब आपका पॉजिटिव आएगा। समझ आई बात। फिर इधर मुड़े, फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे I3 धारा आ रही है, ये देखो I3 आ रही है, तो इसमें से क्या आ जाएगी, प्लस की 2 I3 आ जाएगी, ठीक है। और दोबारा मुड़ के यहाँ F पर पहुँच जाओगे बस। तो अब ये वाली समीकरण बन गई, इसको भी 2 से भाग दे दो, या 2 कॉमन लेके इधर ले जाओ, तो 2 से भाग दोगे तो ये बनेगा 4 I1 प्लस I3 बराबर 5। समीकरण नंबर बन गई 2, ठीक है। अब देखो 2 समीकरणें बन गई, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हो रही है। अपने क्या करते हैं, अगर मैं इस संधि की बात करता हूँ, इस वाली C बिंदु की,
ठीक है। सी बिंदु की बात करता हूं तो अपने इस बिंदु पर या ये वाला जो संधि बिंदु है इस पर किरचॉफ का धारा नियम लगा सकते हैं। एक समीकरण वहां से मिल जाएगी अपने को समीकरणें बनानी है और जितनी राशियां आपको ढूंढनी है उतनी ही समीकरणें आपको बनानी पड़ेंगी, यानी 3 समीकरणें आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगी I1 I2 I3 में। समझ आई बात? तो अब बिल्कुल इसी तरीके से सी बिंदु पर किरचॉफ के संधि नियम से संधि नियम लगाना है किरचॉफ का आपको किस पर, इस सी बिंदु पर। तो अब संधि नियम क्या कहता है कि जो संधि की ओर या बिंदु की ओर आने वाली धाराएं हैं उनको एक साइड, दूसरे जो बिंदु से दूर जा रही है उनको दूसरी साइड, दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो संधि की ओर तो यहाँ पे I1 आ रही है, I2 आ रही है, और दूर कौन सी जा रही है, I3। तो अपने कहेंगे कि I1 प्लस I2 बराबर I3। समीकरण नंबर ये आ जाएगी 3। अब 3 समीकरणें आ गई। देखो अब चौथी समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, हालांकि आप बना सकते हो, ये पूरा लूप ले लो आप बड़े वाला बना सकते हो, लेकिन जब 3 आ गई तो 3 से अपने मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैंने कहा, मैं अगर कहूँ आप 10वीं क्लास में एक्स वाई वाले क्वेश्चन करते थे, कैसे आपको दिया था x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर -2। इन दोनों को सॉल्व करके आप क्या करते थे, x और y के मान निकालते थे। ठीक है, तो जितने मान इसमें अब 2 राशियां निकालने वाली हैं x और y, तो अपने को 2 समीकरणें चाहिए होती थी। तो दोनों को क्या करते थे, एक को गुणा करते थे किसी ना किसी संख्या से, इसमें जोड़ते थे, एक कैंसिल आउट हो जाता था। जैसे यहाँ पे जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ये दोनों जुड़ के x के मान आ जाएंगे, इस तरीके से निकालते थे। अब अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे 3 समीकरणें अगर हैं, ये वाली समीकरण, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों से समीकरण को 2 में बदलना पड़ेगा और 2 से अपने को मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको समीकरणें समझ आ गई हैं, यहाँ तक आप उतार भी सकते हो और मुझे उम्मीद आपको समझ आ भी गया होगा। ठीक है, अब देखो 3 समीकरणें आ गई। अब तीनों समीकरणों को अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, समीकरण जो 3 है, ये वाली समीकरण 3 में I3 का मान आपको दिया हुआ है ना, देखो क्या है, समीकरण 3 में I3 का मान आपको दिया हुआ है। इस I3 का मान आप यहाँ पे रख दो, 2 में आप लिखो यहाँ पे समीकरण 3 से I3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ I3 का मान आप ये वाला रख दो। तो अब देखो ये बनेगी 4I1 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 5, ये 5 बन जाएगी। ठीक है, तो अब 5I1 हो गया, ये 5I1 प्लस I2 बराबर 5, और इसको दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर क्या आ गई, 4 आ गई आपके पास। ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं गलत कर गया, ये 4 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, सॉरी, ये यहाँ पे 3 आएगा और ये बनेगा 4, क्योंकि 2 से भाग दिया तो यहाँ पे 2 को भाग दिया तो 3 आएगा। ठीक है ना, गलती कर दी। ये आ गई समीकरण। अब देखो ये I1 I2 में समीकरण और ये वाली भी I1 I2 में, ये वाली जो समीकरण 1 निकाली थी। तो अब अपने क्या करेंगे, देखो 3I1 4I1, या तो I1 के गुणांक सेम कर लो या I2 के गुणांक सेम कर लो, तो I2 के ज़्यादा आसान रहेंगे। तो अपने क्या करते हैं, समीकरण 4 है, इसको 2 से गुणा करके और इसमें से समीकरण 1 घटा देते हैं, 1 घटाने पर। ठीक है, ये कर देते हैं अपने, मैं इसको रफ कर देता हूँ जो उधर साइड में लिखा है। तो आप देखो घटाओ इसको पहले 2 से गुणा करो, 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, और ये वाली समीकरण आ रही है 3I1 और माइनस 2I2 इज इक्वल टू 12। सॉरी, घटाना नहीं है, इनको जोड़ना पड़ेगा,
जोड़ना पड़ेगा क्योंकि घटाओगे तो फिर ये निशान चेंज हो जाएंगे। तो डायरेक्ट जोड़ दो तो ये कैंसिल, 8 और 3 11i1 और इज इक्वल टू 22। तो i1 का मान क्या आ गया 22/11 यानी कि 2 एम्पियर आ गया। समझ आई, एक मान आ गया i1 का, ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरा i2 का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो देखो i2 का मान निकालने के लिए इस समीकरण में इसमें i1 का मान ये वाला रख दो, यहाँ पे i1 का मान रखो यहाँ पे। तो ये वाला मान यानी i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 × 2, ठीक है, 3 × 2 माइनस 2i2 बराबर 12। तो माइनस का 2i2, ये 3 दूना 6 बनेगा और 12 में से 6 गए 6, तो i2 आ जाएगा आपके पास -3 एम्पियर। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस क्यों आया, तो ये माइनस जब भी आए आपके पास इसका मतलब ये है कि जो आपने I2 की दिशा ली हुई है उस दिशा के विपरीत I2 की दिशा है। मतलब I2 आपने यहाँ पे किस दिशा में लिया हुआ है, इस दिशा में लिया हुआ है, तो ये वाली दिशा चेंज करके आपको I2 की ये वाली दिशा करनी पड़ेगी। ये I2 की यहाँ पे ऐसे थी, यानी I2 की दिशा ये वाली हो जाएगी। और आप देखो वास्तव में यही दिशा होती है जो धारा की होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है धारा जो होती है। तो I2 अपना -3 एम्पियर इस कारण आ रहा है क्योंकि आपने क्वेश्चन में इसकी दिशा गलत ली हुई है। तो नेगेटिव का मतलब आपने दिशा गलत ली हुई है। समझ आई बात। I1 I2 के मान आ गए। अब ये मान आप क्या करो, I3 का मान निकालना है, तो I1 I2 I3 में ये समीकरण है, तो I1 व I2 के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो इस समीकरण 3 में I1 और I2 के मान रख दो आप। तो एक आ गया 2 और दूसरा आ गया -3 बराबर I3। तो I3 का मान कितना आ गया -1 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि इस I1 की दिशा अभी I3 की दिशा भी आपने विपरीत ली हुई है, मतलब ये वाली दिशा ऐसे होनी चाहिए। I3 की जो दिशा है ना बच्चों, ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है, और ये दिशा ऐसी होगी। अब देखो सही हो रहा है ना भाई, ऊपर से धारा आई, यहाँ से बड़ी बैटरी 14 वोल्ट की है तो इससे ज़्यादा धारा आएगी। ये धारा यहाँ पे कुछ इस भाग में बट गई, कुछ इस भाग में बट गई, और यहाँ पे दोबारा से क्या हो गया, इधर से धारा निकली, इधर से धारा निकली और वो मिलके इसमें एंटर होगी। समझ आई बात। तो ये क्या है, सही धारा की दिशाएं हैं, मतलब आपकी सर्किट में धारा की दिशा भी सही कर सकते हो इस वाले को यूज करके, किरचॉफ के वोल्टता नियम को यूज करके। तो देखो 18 मिनट में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करवाया है, वो इस कारण कि आपको किरचॉफ का नियम बच्चों आराम से समझ में आ जाए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया भी होगा ये वाला किरचॉफ का नियम। अब नेक्स्ट देखो अपने एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है एक यानी कि ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है, आपको देख के लग भी रहा होगा कि ये एक क्या है, आपके पास जाल दिया हुआ है, ठीक है ना। जाल यानी कि परिपथों का समूह, काफ़ी परिपथ हैं, प्रतिरोध लगे हुए हैं। इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और आपको कहा है कि जो ये प्रत्येक प्रतिरोध है R, ठीक है, ये 1 ओम का है। तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, भाई इसका तुल्य निकालो कितना आएगा, ठीक है। और दूसरा आपको क्या है, प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा, यानी इस सारी जो ये शाखाएं हैं, AB है, BC है, AD है, DE है, तो इन सब में क्या है, बहने वाली धाराओं के मान आपको निकालने हैं। तो देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये, तो यहाँ पे अपने को किरचॉफ के नियम ही काम देंगे। तो अपने को ऐसे क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या है, बंद पथ बहुत सारे बन रहे हैं, लूप बहुत सारे बन रहे हैं। ABCD लूप है,
AFED लूप है, जो इसके 6 फलक होते हैं, गन के 6 फलक होते हैं ना, आपको पता है, इधर वाला आमने सामने इधर वाला और ऊपर और नीचे वाला, तो 6 फलक होते हैं, तो 6 लूप बन गए ये वाले। और अपने को क्या करना है, इन 6 लूप में नहीं उलझना, आपको बस एक ही लूप लेना है। अब देखो क्यों नहीं उलझना, क्योंकि देखो चाहे आप कोई भी लूप ले लो उसमें ओनली प्रतिरोध है और बराबर में आपके पास कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो इसमें से जो भी आप धारा और विभवांतर निकालोगे, सारे विभवांतरों का योग वो 0 के बराबर आएगा। तो अपने को कोई लूप नहीं लेना है इसमें, ठीक है, जो ये वाला है। तो फिर लूप लें कौन सा, जिसमें आपका क्या है, वोल्टता आ रही हो, ठीक है, वोल्टता आ रही हो, मतलब कि आपका ये बैटरी आ रही हो उस लूप में, वो वाला लूप लेना है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से आपको एक धारा चलानी है, ठीक है, और वो धारा कितनी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे आप खुद अपनी तरफ से दिमाग लगाओगे कि यहाँ पे धारा आपकी जब इस बिंदु पर पहुँचेगी तो यहाँ 3 भागों में बंट जाएगी, ठीक है, और सारे प्रतिरोध सेम है, तो मतलब जितनी धारा यहाँ से चलेगी वो 3 बराबर भागों में यहाँ पे बंटेगी। अब अगर आप यहाँ पे मानते हो I धारा, तो ये I/3 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 होगी। फिर ये धारा यहाँ पे जब जाएगी तो यहाँ फिर से 2 भागों में बंट जाएगी, तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप I मान सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मानो, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अपने ऐसे क्वेश्चन में जो धारा है आपको याद रखना है 3I माननी है। जब भी क्यूब वाला क्वेश्चन आए, धारा कितनी माननी है, 3I। अपनी तरफ से मान सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो I का मान आपका 12 एम्पियर है, ठीक है, I 12 एम्पियर आ रहा है, तो 3I आपका कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर, 3I आपका 36 एम्पियर आ जाएगा। तो अपने पास तो 3I का मान आ गया, तो I का मान निकाल सकते। अपने टोटल धारा मानते हैं कि जो यहाँ बैटरी से चलती है वो I ना मान के 3I मानते हैं। कारण इसका यही है कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब ये 3I धारा यहाँ से चलाई तो I धारा तो इधर चली गई, I धारा इसमें चली गई और I धारा इसमें चली गई। अपने को नहीं पता कितनी धारा है, ठीक है। अब जो सबसे पहले इसकी बात करता हूँ, A से लेके F तक ये I जाएगी, लेकिन यहाँ पे जाके ये फिर से 2 भागों में बंट जाएगी और दोनों समान भागों में बंटेगी। तो अगर यहाँ से I धारा आ रही है तो इधर कितनी जाएगी, I/2, और इधर कितनी जाएगी, I/2, यानी दोनों भुजाओं में I/2। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये धारा जाएगी तो ये यहाँ पे जाके इस D बिंदु पर जाकर बंट जाएगी, I/2 इधर चली जाएगी और I/2 इधर चली जाएगी। समझ आई बात। और ये धारा यहाँ पे आके फिर से क्या होगा, B बिंदु पर 2 भागों में बंट जाएगी, I/2 और I/2। तो कई 2 4 यानी कि अपने पास कई शाखाओं में धारा आ गई, इसमें आ गई, AD में आ गई, AB में। अब ऊपर देखो सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ वो ये वाली कि ये देखो यहाँ पे I/2 धारा जा रही है E बिंदु तक, और यहाँ नीचे D से लेके E बिंदु तक I/2 धारा आ रही है। तो इस E बिंदु पर जो ये धारा मिल के दोबारा से कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी और H पर जाएगी यहाँ पे, ठीक है, I धारा आ गई। अब फिर से आप यहाँ पे देखो, इस F से लेके G तक कितनी जा रही है, I/2 धारा जा रही है, और B से लेके G तक कितनी जा रही है, I/2। तो G पर ये I/2 और ये I/2 मिलके I हो जाएंगी। समझ आई बात। और बिल्कुल इसी तरीके से इस B से लेके C तक I/2 धारा जा रही है और D से लेके C तक भी I/2। तो ये दोनों मिल के यहाँ पे फिर से I धारा, और I और इधर से I, ये फिर से कितनी आ जाएगी, 3I धारा आ जाएगी और इधर आपकी चली जाएगी। तो अब हर एक भुजा में धारा आ गई। धारा कितनी आ रही है, या तो I आ रही है या I/2 आ रही है धारा, और टोटल धारा अपने 3I चलाई है यहाँ से। समझ आई बात। अब देखो अपने यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टता नियम। अब वो कैसे लगाएंगे वो देखो, लूप, मैं चौक चेंज कर लूँ, आपको लूप लेना है इसमें। देखो जबरदस्त सा लूप ABCHA से, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाने पर या किरचॉफ के लूप नियम से
लूप नियम यहाँ पे लगाएंगे। देखो ये भी एक बंद लूप ही है तो बाहर बाहर, लेकिन है तो बंद ही। ए से चले बी तक, बी से चले सी तक, सी से एच तक, ये सारा बंद लूप ही है एक। ठीक है, तो अब इसमें देखो ए से लेके जब बी तक चलते हो तो आई धारा है और ये प्रतिरोध अपने आर, वैसे तो एक ओम है लेकिन एक बार आर ही लगाओ, तो आई इंटू आर। फिर जब बी से लेके सी तक जाएंगे तो आई बटा 2 है और प्रतिरोध आपका आर ही है, तो प्लस आई आर बटा 2 या आई बटा 2 इंटू आर। फिर सी से लेके एच तक तो फिर आई और प्रतिरोध आर है, तो आई आर। फिर एच से लेके और दोबारा जब आप यहाँ पे आओगे ऐसे, तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो बराबर में आपका 10 आ जाएगा। ये समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर देखो क्या बनेगा, 2 आई आर प्लस आई आर प्लस 2 आई आर बराबर 10। तो 5 आई आर बटा 2 बन गया, ये 5 आई आर बटा 2 बराबर 10। और अगर मैं यहाँ से आई का मान निकालूँ तो ये आ जाएगा 10 गुणा 2 बटा 5 आर। 5 से ये कैंसिल 2, तो आई बराबर आपका आ गया 4 बटा आर। ठीक है, 4 बटा आर एम्पियर। या आप आई का मान यहाँ से निकाल सकते हो, 4 बटा आर का मान 1 ओम है तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर धारा आ गई। ठीक है, अब आपको देखो ये आई का मान आया है, अब कुल धारा इसमें कितनी बह रही है, तो कुल धारा परिपथ की जो कुल धारा है वो तो कितनी है 3 आई है, तो टोटल जो धारा आ जाएगी 3 इंटू 4 12 एम्पियर आ जाएगी। कितनी 12 एम्पियर। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जो प्रतिरोध है इस परिपथ की कुल वोल्टता है, कुल वोल्टता वो 10 वोल्ट है। तो अब अगर मैं आपको कहूं कि आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध, तो वो कुल वोल्टता बटा में कुल धारा जो 3 आई है, ये वाली कुल वोल्टता बटा कुल धारा। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सर आई आएगा, कभी भी आई नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ से धारा कितनी चला रहे हो बैटरी से, वही तो टोटल धारा होती है। आपने यहाँ पे 3 आई ली हुई है तो 3 आई रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ई का मान यानी वोल्टता 10 है आपकी, धारा 3 आई का मान आपने निकाल लिया 12 है, तो कैंसिल आउट करो तो आर इक्विवेलेंट आपका 5 बटा 6 ओम आ जाएगा। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, देखो नया तरीका तुल्य प्रतिरोध निकालने का, ना ही समांतर क्रम का झंझट है और ना ही श्रेणी क्रम का झंझट है, डायरेक्ट आपका क्या है आंसर आ रहा है, यानी बिल्कुल आसान सा मेथड है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध आ गया और अब आप धारा निकाल सकते हो। आपको पता है देखो 3 आई टोटल धारा तो आपकी 12 एम्पियर है, आई का मान आपने निकाल लिया 4 एम्पियर, तो और आई बटा 2 का मान अगर आपको कहूँ तो 4 बटा 2 यानी 2 एम्पियर। तो अब आप लिख सकते हो, आपको पूछा है कि प्रत्येक शाखा में बहने वाली धारा, तो आप शाखाओं के नाम लिख दो। देखो ए बी ए डी ए एफ में जो बहने वाली धारा है वो तो आ जाएगी 4 एम्पियर, बाकी शाखाओं में जिसमें आई बटा 2 आ रही है उसमें 2 एम्पियर। तो सारी शाखाओं में धारा के मान आ गए हैं आपके पास। तो देखो क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन है बिल्कुल सिंपल और आपको इसी तरीके से करना है इसको। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे प्रतिरोध चेंज हो जाए तो देखो मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताता हूँ। देखो ये आई है ना, इस आई का मान आप 4 बटा आर रखो यहाँ पे इस वाले समीकरण में। जनरल कोई भी क्वेश्चन के लिए आर इक्विवेलेंट बराबर ई बटा 3 इंटू 4 बटा आर, तो ई आर बटा 12। इससे आप क्या कर सकते हो, आपको अगर मान लो 2 ओम का प्रतिरोध दे दें और 20 वोल्ट की बैटरी दे दें, उसका आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला आ गया है, आपको बैटरी दी हुई हो। इसी तरह आपको बिंदु चेंज कर सकता है वो, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बिंदु चेंज कर दे और बी बिंदु के बीच पूछ ले, तब ये जो समीकरण है ये फिर से बदल जाएगी। इस कारण कहता हूँ कि किरचॉफ नियम थोड़े से हार्ड हैं, लेकिन आपकी बुक में ये 2 ही क्वेश्चन है।
आपकी बुक में ये 2 ही क्वेश्चन थे, पीछे जो आंकिक प्रश्न दिए हुए हैं उसमें कोई किरचॉफ नियम से संबंधित प्रश्न नहीं है। तो इन 2 क्वेश्चनों को करवाने के लिए मैंने आज आधे घंटे की ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जो आपके बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो ये 2 ही क्वेश्चन है, तो आपको इसी के हिसाब से देखो बच्चों पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। आपको यहीं से उतारने, अलग से PDF नोट्स नहीं दूंगा मैं आपको। अगर कॉपी में करने हो तो कर लेना, अगर वैसे करने हैं तो वैसे कर सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास। ठीक है, मुझे बताना आपको कैसे लगे, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना। 2 ही क्वेश्चन है और दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस हैं यहाँ से। ठीक है, तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है आपका, देखो ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको 2 नंबर में डाल दे, क्या पता। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। समझ आई बात? तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।